नमस्कार दोस्तों। अपन सातवाहन वंश के सातकर्णी प्रथम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों नानागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें भूमिदान की जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख में? नानागढ़। नानागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें अपन को किसकी जानकारी मिलती है? भूमिदान की जानकारी मिलती है। भूमिदान की जानकारी कहाँ से मिलती है? नानागढ़ अभिलेख से। दोस्तों खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख में सातकर्णी प्रथम का उल्लेख हुआ है। किसमें? खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख में। खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख में सातकर्णी प्रथम का उल्लेख हुआ है। दोस्तों सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उसके दो पुत्र थे। सातकर्णी प्रथम है, इसकी मृत्यु के समय दोस्तों सातकर्णी प्रथम के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। कौन कौन थे? एक पुत्र का नाम था वैद्यश्री। क्या नाम था? वैद्यश्री। एक था दोस्तों शक्तिश्री। दोस्तों सातकर्णी प्रथम जब खत्म हुआ था तो इसके दो पुत्र थे वैद्यश्री और शक्तिश्री। ये दोनों दोस्तों अल्पवयस्क थे, इसलिए इसकी जो पत्नी थी सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी नागनिका। कौन? नागनिका। दोस्तों इसकी नागनिका पत्नी थी इसकी, इसलिए दोस्तों ये दोनों अल्पवयस्क थे, इसलिए नागनिका ने संरक्षिता का तौर शासन चलाया। नागनिका ने, और नागनिका है यह पहली भारतीय महिला शासिका थी। तो पहली भारतीय महिला शासिका कौन बनी? नागनिका। किसकी पत्नी थी? सातकर्णी प्रथम की। दोस्तों सातकर्णी प्रथम के पश्चात एक शासक आता है हाल। दोस्तों ये हाल है, ये सातवाहन उसका 17वां मतलब सातवाहन शासक था। 17वां शासक था सातवाहन वंश का। ये दोस्तों एक कवि भी था। क्या था? कवि था। इसके दरबार में दोस्तों कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन रहता। दोस्तों कातंत्र है, उसका लेखक कौन है? सर्ववर्मन। कातंत्र का लेखक है सर्ववर्मन। तथा दोस्तों वृहत कथा के लेखक गुणाढ्य। ये दोनों इसके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? हाल के दरबार में। तो कातंत्र का लेखक सर्ववर्मन और वृहत कथा के लेखक गुणाढ्य है, वो हाल के दरबार में रहते थे। हाल 17वां और 7वां शासक था और ये कवि भी था। दोस्तों हाल ने महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में गाथा सप्तती का गीत लिखा। हाल ने कौन सी प्राकृत भाषा में क्या लिखा था? गाथा सप्तती। तो गाथा सप्तती है, ये हाल ने मराठी या महाराष्ट्र भाषा है जो महाराष्ट्री, उसकी प्राकृत भाषा के अंदर लिखा। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। हाल के पश्चात जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो शासक आता है, शक्तिशाली शासक, उसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इसका शासनकाल 80 से 104 ईस्वी तक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बहुत सारी उपाधियां अपन को मिलती है। इन उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके गौतमीपुत्र सातकर्णी में दोस्तों नासिक परिस्थिति में उसे वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम कहा गया है। कौन सा परिस्थिति के अंदर? नासिक परिस्थिति के अंदर। नासिक परिस्थिति में सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी को दोस्तों वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम, वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम है, ये इसकी उपाधि कहाँ मिलती है? नासिक परिस्थिति के अंदर। एक है दोस्तों एक ब्राह्मण। क्या? एक ब्राह्मण इसकी उपाधि अपन को प्राप्त होती है। एक उपाधि इसकी प्राप्त होती है दोस्तों त्रिसमुद्र तो पिता वाहन। त्रिसमुद्र तो पिता वाहन। एक इसकी उपाधि प्राप्त होती है दोस्तों पर्वतों का स्वामी। एक होते हैं राजराज। एक दोस्तों उपाधि प्राप्त होती है महाराज। एक उपाधि दोस्तों अपन को प्राप्त होती है, वो होती है आगम निल्य। आगम निल्य। आगम निल्य का अर्थ होता है दोस्तों वेदों का आश्रयदाता। और एक उपाधि अपन को प्राप्त होती है अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण।
और इसकी बहुत सारी उपाधियाँ दोस्तों, जिसमें से एक महत्वपूर्ण उपाधि इसकी दोस्तों है सक्कु यवनु पहलों का विनाशक। सक्कु यवनु और पहलों का विनाशक। तो दोस्तों गौतमपुत्र सातकर्णी है, इसकी अपन को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त होती है। इन उपाधि में दोस्तों देखो नासिक परिस्थिति है, उसमें इसको वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम भी कहा गया है। एक ब्राह्मण और त्रिसमुद्र तो पितावाहन, पर्वतों का स्वामी, राजराज, महाराज, स्वामी और आगम निलय। आगम निलय का अर्थ होता है दोस्तों वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता। एक होती है अद्वितीय ब्राह्मण, और एक उपाधि प्राप्त होती है दोस्तों सक्कु यवनु पहलों का विनाशक। और दोस्तों ये जो सातवां वंश है, इसका सबसे महानतम वंश जो शासक था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक विजय के उपलक्ष्य में वेकाटक नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वेकाटक नगर की स्थापना की शक विजय के उपलक्ष्य में। शक के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणाकटक नगर की स्थापना की, और ये खुद है वो वेणाकटक का स्वामी कहलाया। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी का अपन को अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? अभिलेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी की जानकारी का मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा है? नासिक परिस्थिति। तो नासिक परिस्थिति है, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी का अपन को जानकारी का मुख्य स्रोत है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक परिस्थिति। दोस्तों ये नासिक परिस्थिति है, इसमें उसकी माता का नाम गौतमी, बलश्री ने वशिष्ठ पुत्र फुलवामी के शासन काल में उत्कीर्ण करवाया था। दोस्तों गौतमी पुत्र इस वंश का 23वां, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये इस वंश का 23वां शासक था। और 23वां शासक था दोस्तों। इसने अपने शासन के अंतिम दिनों में अपनी माँ के साथ शासन किया था। नासिक परिस्थिति है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसके समय शकों के शहरात वंश के नहपान का आसन था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय शक शासक कौन था? शहरात वंश के, मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी के टाइम में शकों के जो शहरात वंश है उसका नहपान है वो शासन करता था। नहपान। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी वो राज्याभिषेक के 18 वर्ष सातकर्णी के ने गौरवर्धन नामक स्थान पर शकों को पराजित किया। तो शकों को कौन से स्थान पराजित किया था? गौरवर्धन नामक स्थान पर अपने राज्याभिषेक के 18 वर्ष में। जोगल थम्बी से नहपान की दोस्तों 13,250 रजत मुद्राएं मिलती है। ये जो नहपान है शहरात वंश का, इसकी दोस्तों जोगल थम्बी से दोस्तों इसकी नहपान की है 13,250 मुद्राएं, कौन सी? रजत मुद्राएं प्राप्त होती है। राज्याभिषेक के 18 वर्ष जारी नासिक लेख से विदित, जो नासिक लेख है दोस्तों यहाँ से इस राज्याभिषेक 18 वर्ष जारी किया था। यहाँ से विदित होता है कि इसी विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों बुद्धों को पहला ग्रामदान एज्जाकल्दीय ग्राम के रूप में दिया था। किसने दिया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन सा? एज्जाकल्दीय नामक ग्राम है, वो बौद्धों को पहला ग्राम दान दिया था। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। दोस्तों नासिक गुहा लेख में गौतमीपुत्र को कैलाश पर्वत के शिखर के समान अटल, अतुलनीय, धनुर्धर तथा राम, कृष्ण, अर्जुन और भीम जैसा योद्धा बताया गया है। किसमें बताया गया है दोस्तों? ये नासिक गुहा लेख के अंदर। नासिक गुहा लेख में गौतमीपुत्र को कैलाश पर्वत के शिखर के समान अटल, अतुलनीय, धनुर्धर तथा राम, कृष्ण, अर्जुन एवं भीम जैसा योद्धा बताया गया है। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद में जो शासक आता है वह वशिष्ठपुत्र पुलमावी। वशिष्ठपुत्र पुलमावी। दोस्तों इसकी बहुत सारी उपाधियां आपको प्राप्त होती हैं। तो वशिष्ठपुत्र पुलमावी की उपाधि, इसकी उपाधि एक प्राप्त होती है दोस्तों दक्षिणापत्येश्वर। एक उपाधि प्राप्त होती है इसकी आंध्र का शासक। एक उपाधि इसकी प्राप्त होती है दोस्तों नवनगर स्वामी।
तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की अपन को उपाधियाँ कौन कौन सी प्राप्त होती है? दक्षिणापतेश्वर, आंध्र का शासक और नवनगर स्वामी। दोस्तों ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, इसने नवनगर की स्थापना की, इसलिए इसको नवनगर का स्वामी कहा जाता है। अमरावती लेक एकमात्र सातवां शासक है। इस दोस्तों अमरावती लेक के अंदर ये बात की गई है, अमरावती लेक में, कौन से में? अमरावती लेक में ये बात की गई कि ये एकमात्र सातवां शासक है जिसका आंध्र प्रदेश के अमरावती से लेक मिलता है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो अमरावती है वहाँ से जो एकमात्र सातवां शासक जिसका आंध्र प्रदेश के अमरावती से लेक मिलता है। पुलमावी का संग्रह से दोस्तों जो शक्कों के जो पुलमावी है, ये जो वशिष्ठपुत्र पुलमावी है, उसके शक्कों के कार्दमक वंश से शासन है, वंश से मतलब इसको संघर्ष हुआ था। किससे हुआ था? शक्कों के कार्दमक वंश से इसका संघर्ष हुआ था। किसका हुआ था? पुलमावी का। दोस्तों पुलमावी की दक्षिणापति उपाधि नासिक लेक से भी मिलती है। जो दक्षिणापतेश्वर है इसी प्रकार एक उपाधि मिलती है इसकी दोस्तों, दक्षिणापति। ये उपाधि दोस्तों ये नासिक लेक से भी अपन को प्राप्त होती है। दोस्तों वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। दोस्तों नागार्जुन को उसको मित्र एवं समकालीन बताया गया। किसको? यज्ञश्री सातकर्णी को नागार्जुन है उसको दोस्तों नागार्जुन और इन दोनों की मित्रता बताई गई है और ये दोनों समकालीन बताया गया है। सोपारा से मिले उनके सिक्के रुद्रदामन के चांदी के सिक्कों के अनुकरण पर डलवाए गए थे। किसके? सोपारा से मिले थे जो सिक्के, जो सोपारा से जो सिक्के मिले अपन को। तो दोस्तों जो सोपारा से जो अपन को सिक्के मिले हैं उस सिक्कों को रुद्रदामन के चांदी के सिक्कों के अनुकरण डलवाए गए हैं। इन सिक्कों पर केवल नाव की आकृति का अंकन मिलता है। तो किन के सिक्कों पर नाव का आकृति का अंकन मिलता है? सोपारा के सिक्कों पर। दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी है, इसके जो सोपारा से जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के रुद्रदामन के चांदी के सिक्कों के अनुकूल पर डलवाए गए थे और इन सिक्कों पर नाव की आकृति का अंकन मिलता है। किसकी आकृति का अंकन मिलता है? नाव की आकृति का अंकन मिलता है। और नागार्जुन है वो यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन था और इसका मित्र बताया गया है। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं सातवाहन कल्ला। दोस्तों सातवाहन कला के अंदर अपन पहले पढ़ते हैं चैत्य हैं, गुफाएं। चैत्य दोस्तों दो प्रकार के बनते थे, एक पहाड़ी को काटकर जैसे गोंटापल्ली एवं अनारपल्ली और एक ईंट पत्थरों की सहायता से जैसे सांची तर एवं जरलता। मतलब चैत्य है ये दो प्रकार के बनते थे। चैत्य कितने प्रकार के बनते थे? दो। एक तो दोस्तों पहाड़ी को काट कर, किसको? पहाड़ी को काट कर। और पहाड़ी काट कर जो बनने वाले जो चैत्य बनते थे उनमें से जैसे कौन कौन से? जैसे दोस्तों गुंटापली, कौन सा? गुंटापली और अनकापली। गुंटापली और अनकापली जो चैत्य हैं ये पहाड़ी को काट कर बनाए गए थे। एक होते दोस्तों ईंट पत्थरों से, ईंट पत्थरों की सहायता से जो गुफाएं बने चैत्य बनते थे जैसे सांची तर और चरजला। तो चैत्य है वो दो प्रकार के बनाए जाते थे, एक पहाड़ी को काटकर और एक ईंट पत्थरों की सहायता से। दोस्तों सातवाहन काल में बाजा, कोंडा, पितलखोरा, बड़सा, नासिक, कारले एवं कन्हई आदि स्थानों पर चैत्य एवं गुफाएं बनाए गए। कहाँ कहाँ पर मिले अपन को सातवाहन काल के अंदर? बाजा, कोंडा, पितलखोरा, बड़सा और मतलब नासिक, कारले और कन्हरी से सातवाहन काल में ये गुफाएं अपन को चैत्य चैत्य और गुफाएं अपन को यहाँ से मिली है। दोस्तों जो भाजा है अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे भाजा के बारे में। जो ये भाजा है
ये दोस्तों ये भोरघाट पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? भोरघाट पहाड़ी पे, भोरघाट पहाड़ी पे स्थित है ये। और ये सबसे प्राचीन गुफा चैत्य विहार दोनों है। ये गुफा है वो चैत्य और विहार दोनों है। यहाँ का चैत्य वो अर्धवर्ताकार है। इसका चैत्य कैसा है? अर्धवर्ताकार है इसका। और दोस्तों जो ये कोंडा है, यहाँ से दोस्तों सर्वप्रथम अपन को पार्श्ववर्तिका मिला है। क्या मिला है? पार्श्ववर्तिका। तो सर्वप्रथम पार्श्ववर्तिका कहाँ से मिले? कोंडा से। और ये भांजा में क्या हुआ था दोस्तों? भांजा है ये पहाड़ी ऊपर स्थित है, मतलब भोरघाट की पहाड़ी है वहाँ पे स्थित है ये। और ये चैत्य और विहार दोनों है। यहाँ का चैत्य अर्धवर्ताकार है। और दोस्तों जो पित्तल खोरा है ये दोस्तों इस गुफा का निर्माण है वो प्रतिष्ठान के श्रेणियों द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण किसने किया था? प्रतिष्ठान के श्रेणियों द्वारा। इसका प्राचीन नाम दोस्तों पित्तल गणल्य था। क्या नाम था? पित्तल गोरा जो गुफा है इसका जो प्राचीन नाम है वो पित्तल गणल्य था। और दोस्तों यहाँ पर कुल 13 गुफाएं खोदी गई थी। और दोस्तों जो ये कार्यालय है दोस्तों ये आयताकार चैत्य है। कैसा है? आयताकार चैत्य है ये कार्यालय। दोस्तों जो सबसे सुंदर, सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित एवं सबसे प्रसिद्ध चैत्य है कौन सा? कार्यालय। यहाँ पर दोस्तों उत्कीर्ण लेख में जम्बूद्वीप को सर्वोत्तम चैत्य गृह बताया गया। उत्कीर्ण लेख में जम्बूद्वीप को सर्वोत्तम चैत्य गृह बताया। कहाँ पे? कार्यालय को। तो दोस्तों जो कार्यालय है ये कार्यालय गुफा है। ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण है दोस्तों वो पुलुमावी के वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठ ने कराया था। किसने? भूतपाल नामक श्रेष्ठी ने। भूतपाल नामक श्रेष्ठी है ये पुलुमावी के वैजयंती के था दोस्तों। कार्यालय की गुफा का दान करता हरफान नामक पारसिक था। तो कार्यालय नामक गुफा है इसका जो दान करता है वो कौन था? कार्यालय नामक गुफा का दान करता था दोस्तों हरफान नामक वो फारसिक था। और दोस्तों जो जुनार है, जुनार कौन? जुनार। ये जुनार है दोस्तों। ये जुनार से वर्तल विन्यास वाला चैत्य गृह मिल रहा है। कैसा? वर्तल विन्यास वाला चैत्य मिला। तो वर्तल विन्यास वाला चैत्य कहाँ से मिला है अपन को? ये मिला है जुनार से। दोस्तों यहाँ से प्राप्त एक विहार गुफा को गणेश लेनी का है। क्या है? गणेश लेनी। तो ये गणेश लेनी है ये अपन को मतलब कहाँ से मिला? जुनार से। जुनार है ये, जुनार से पर्वत विन्यास वाला चैत्य गृह मिला अपन को। और यहाँ से प्राप्त एक विहार गुफा को गणेश लेनी भी कहते हैं। एक दोस्तों कन्हरी दोस्तों यहाँ से कुल 108 गुफाएं मिली है। कितनी? 108 गुफाएं मिली है कन्हरी से अपन को। ये एक गुफा से 11 सिरों वाले, मतलब एक गुफा है उससे 11 सिरों वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है। किसकी मिली है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है। कहाँ से मिली है? कनेरी से। कनेरी किसे दोस्तों? यहाँ से कुल 108 गुफाएं मिली है कनेरी से। और एक गुफा से 11 सिरों वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है। कहाँ से मिली है? कनेरी से। एक है नासिक विहार दोस्तों। यहाँ संख्या नंबर 3 जो संख्या नंबर 3 है उसमें दोस्तों गौतमी पुत्र गुहा कहलाता है। जो संख्या नंबर 3 है ये गौतमी पुत्र गुहा कहलाता है। यहाँ का नासिक चैत्य गृह को ये नासिक जो चैत्य है ये नासिक विहार, इसको दोस्तों पांडुलैंड भी कहते हैं। पांडुलैंड कहा गया। इसमें एक संगीतशाला भी बनाई गई है। तो संगीतशाला कहाँ बनाई गई थी? नासिक विहार के अंदर। और नासिक विहार है वहाँ पर नासिक विहार को चैत्य गृह को पांडुलैंड भी कहा गया। क्या? पांडुलैंड दोस्तों नासिक विहार में। इसमें बुद्ध की आसीन मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है। कहाँ पे? नासिक विहार में बुद्ध की दोस्तों आसीन मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है दोस्तों, जिसे यज्ञश्री सातकर्णी के राज्यकाल में 7वें वर्ष उसकी सेनापति की पत्नी वासु नामक महिला ने बनवाया था। जो दोस्तों बुद्ध की जो आसीन मुद्रा है कहाँ पे? नासिक विहार के अंदर बुद्ध की आसीन मुद्रा है। जो मतलब आसीन मुद्रा मतलब बैठी हुई प्रतिमा है जिसे यज्ञश्री सातकर्णी के यज्ञश्री सातकर्णी के शासन काल के अंदर दोस्तों मतलब इसके राज्यकाल के 7 वर्ष की सेनापति की पत्नी थी वासु। इसने दोस्तों ये बनवाई थी ये प्रतिमा। किसने बनाई थी? वासु ने। किसके शासनकाल में? यज्ञश्री सातकर्णी के।
अपने दोस्तों अपन अजंता की गुफा है, अजंता। तो दोस्तों अजंता में निर्मित प्राचीन चैत्य संख्या 9 एवं 10 है। 9 एवं 10 वो चित्र है वो सातवां काल के हैं। कौन कौन अजंता में कौन कौन से चित्र सातवां काल के हैं? चैत्य संख्या 9 और 10 के हैं। तो 9 और 10 है वो ये चैत्य के हैं जो सातवां काल के हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन यहाँ के स्तूप। तो अपन पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ के स्तूप। दोस्तों गुंटापली, सनकाराम, भट्टीप्रोलु, गोरली एवं गुंडीवाड़ा के स्तूप दक्षिणी भारत के स्तूप में सबसे प्राचीन उदाहरण है। तो दक्षिण भारत के प्राचीन उदाहरण कौन कौन से स्तूप है? गुंटापली, सनकाराम, भट्टीप्रोलु, गोली और दोस्तों एक है गुंडीवाड़ा। जो गुंटापली, सनकाराम, भट्टीप्रोलु, गोली और गुंडीवाड़ा के स्तूप है ये दक्षिण भारत में स्तूपों के सबसे प्राचीन उदाहरण हैं। दोस्तों अपन पढ़ते हैं दोस्तों अमरावती कला। अमरावती कला के बारे में। दोस्तों अमरावती कला को दोस्तों फर्ग्यूसन, जो ये फर्ग्यूसन है दोस्तों, इसने अमरावती शैली को भारत में वास्तुकला का चरमोत्कर्ष का माना है। तो अमरावती कला को किसने भारत में वास्तुकला का चरमोत्कर्ष माना है? फर्ग्यूसन ने। दोस्तों ये अमरावती एवं नागार्जुन कोंड में भी बुद्ध का अंकन एवं मूर्तियां प्रतीक दोनों रूप में हुआ है। किसमें? अमरावती एवं नागार्जुन कोंड में। अमरावती एवं नागार्जुन कोंड में बुद्ध का अंकन मूर्ति एवं प्रतीक दोनों रूपों में हुआ है। सर्वप्रथम यहीं पर स्थापत्य में श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग कहाँ हुआ था? अमरावती एवं नागार्जुन कोंड गुफा में, स्तूप में। तो दोस्तों इन स्तूप में श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग हुआ, जो इनकी अन्य विशेषता है। दोस्तों जो गुंटापली है, ये गुंटापली, दोस्तों गुंटापली में स्वतंत्र रूप से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ये गुंटापली जो स्तूप है दोस्तों, ये दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? गुंटापली। और दोस्तों ये जो भट्टीप्रोलु है, कौन सा? ये भट्टीप्रोलु है दोस्तों, ये आंध्र में बौद्ध स्थापत्य के संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? बौद्ध स्थापत्य का संक्रमण है, मतलब दोनों का मिश्रण है, वहाँ उस काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा करता है? भट्टीप्रोलु। एक है दोस्तों गोली स्तूप, ये गोली स्तूप है। इसमें दोस्तों बुद्ध एवं बोधिसत्व एवं भव्य नागराज की मूर्ति प्रमुख है। इसमें दोस्तों गोली के अंदर क्या क्या प्रमुख है? गोली के अंदर बुद्ध और बोधिसत्व एवं भव्य नागराज की मूर्ति है, वो प्रमुख है। जातक कथाओं में सर्वप्रथम यहीं पर दोस्तों वसंतर जातक का विस्तार के अंकन हुआ था। कहाँ पर? जातक कथा के अंदर दोस्तों, गोली के अंदर। ये जो गोली है यहाँ पर दोस्तों अपन को, गोली के अंदर दोस्तों अपन को वसंतर जातक। तो दोस्तों ये गोली है, यहाँ पर इसमें बुद्ध, बोधिसत्व एवं भव्य नागराज की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। जातक कथाओं में सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पर वसंतर जातक का विस्तार से अंकन हो। तो वसंतर जातक का विस्तार से अंकन कहाँ हुआ है? गोली स्तूप के अंदर। दोस्तों जो अमरावती या धान्यकटक स्तूप है, ये अमरावती या धान्यकटक स्तूप, इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? महाचैत्य। तो अमरावती का अन्य नाम क्या है? धान्यकटक स्तूप है। तो ये अमरावती है दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है? एक अन्य नाम और मिलता अपन को है महाचैत्य। तो अमरावती का अन्य नाम महाचैत्य। तो इसकी दोस्तों ये अमरावती है, ये कहाँ पे स्थित है? ये गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश के अंदर है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के अंदर है ये। तो दोस्तों इसको खोजा किसने था? अमरावती को इसको खोजा था 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने
अमरावती को खोजा था 1797 के अंदर। और उसका उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था 1840 ईस्वी में इलियट ने। उत्खनन किया था 1840 में इलियट ने, और इसको खोजा था 1797 में कर्नल मैकेंजी ने। और यहाँ पर जो विशेष क्या है इसमें, यहाँ पर श्वेत स्तूपों को अलंकृत किया गया। किसको अलंकृत किया गया? अमरावती के अंदर श्वेत स्तूपों को अलंकृत किया गया, श्वेत स्तूपों को। तो श्वेत स्तूपों को अलंकृत कहाँ पर किया गया है? अमरावती के अंदर। दोस्तों आंध्र के गुंटूर जिला के अंदर, ये आंध्र के गुंटूर जिला में सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने? अशोक के पश्चात सातवाहनों ने अमरावती स्तूप बनाया। तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले वहाँ पर सर्वप्रथम किसने स्तूप बनाए? अशोक ने। अशोक के पश्चात सातवाहनों ने। और दोस्तों ये स्तूप बनाए और माँ चैत्य कहलाए ये। दोस्तों अमरावती के बुद्ध प्रतीकों में सर्वाधिक के पादुकापट है। क्या है? अमरावती के अंदर जो बुद्ध प्रतीक है, बुद्ध भगवान का जो प्रतीक है वो क्या है? बुद्ध प्रतीकों के अंदर जो सर्वाधिक है वो पादुकाटक। जो पादुकाटक है वो सर्वाधिक है, जिसके साथ अग्नि स्तंभ भी दिखाया गया है। किसको? अग्नि स्तंभ भी दिखाया गया है, अग्नि स्तंभ भी दिखाया गया है। तो अमरावती में बौद्ध प्रतीकों में सर्वाधिक पादुकापट है, जिसके साथ अग्नि स्तंभ को दिखाया गया है। दोस्तों अपन अमरावती के बाद पढ़ते हैं स्तूप, वो है नागार्जुनकोंड स्तूप। दोस्तों जो नागार्जुनकोंड स्तूप है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पे, कृष्णा नदी के तट पे। तो नागार्जुनकोंड स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पे स्थित है। दोस्तों इसको खोजा किसने था? 1926 ईस्वी के अंदर, 1926 ईस्वी के अंदर लॉन्गहर्स्ट ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट ने खोजा। और दोस्तों इसका निर्माता कौन थे? नागार्जुनकोंड स्तूप के निर्माता कौन थे? वो थे दोस्तों इक्ष्वाकु शासक की रानियों से प्रेरणा से ईसा की आरंभिक शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। किसका? इक्ष्वाकुवंशी। इक्ष्वाकुवंशी शासकों की रानियों हैं, उसकी प्रेरणा से ईसा की आरंभिक शताब्दी में इसका निर्माण हुआ नागार्जुनकोंड स्तूप का। दोस्तों नागार्जुनकोंड स्तूप में 22 छाया स्तंभ मिले हैं। कितने? 22 छाया स्तंभ मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? 22 छाया स्तंभ कहाँ पे मिले हैं? नागार्जुनकोंड स्तूप से। दोस्तों अन्य जातकों के साथ दशरथ जातक का भी शिलांकन यही हुआ है। अन्य जातकों के साथ दशरथ जातक है, जो दशरथ जातक, इसका दोस्तों शिल्पांकन है वो कहाँ हुआ है? नागार्जुनकोंड स्तूप में। दोस्तों कुले विहार है, सीले विहार इसी समय बना। कहाँ? कुले विहार वे सीले विहार, कुले विहार एवं सिले विहार है वो इसी टाइम बना था। दोस्तों सिले विहार है दोस्तों, ये जो सिले विहार ये सिंहल के भिक्षुओं के लिए था। सिंहल था ना, उनके भिक्षुओं के लिए सिंहल विहार बना था। एक था कुल्ले विहार, ये नागार्जुनकोंड स्तूप के टाइम ही बना था। दोस्तों हवेनसोंग का अनुवाद जो सिंहल विहार है, ये दोस्तों सिंहल विहार है जो सिंहल के भिक्षुओं के लिए बना था। तो दोस्तों हवेनसोंग के अनुसार सिंहल विहार में बुद्ध की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति थी। ये बात कौन कहता है? अपन को हवेनसोंग। हवेनसोंग क्या कहता है कि इस विहार के अंदर बुद्ध की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति थी। तो दोस्तों नागार्जुनकोंडा से व्यायामशाला अपन को मिली है। नागार्जुनकोंडा स्तूप से अपन क्या मिली है? व्यायामशाला मिली है अपन को यहाँ से। तो व्यायामशाला अपन को कहाँ से मिली है? नागार्जुनकोंड स्तूप से। तो यहाँ से एक व्यायामशाला मिली है, एक अश्वमेध कुंड मिला है यहाँ से अपन को, अश्वमेध कुंड, और एक नहर के अवशेष मिले, नहर के अवशेष। तो अपन को नागार्जुनकोंड स्तूप से दोस्तों व्यायामशाला या स्टेडियम, अश्वमेध कुंड, व्यायामशाला या इसको स्टेडियम ही बोल सकते हैं, अश्वमेध
कुंड एवं एक नहर के अवशेष मिले हैं। इस अभिलेख से दोस्तों स्थवीर संघ का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? स्थवीर संघ का। स्थवीर संघ का उल्लेख कहाँ हुआ है? नागार्जुनकोंड स्तूप से। नागार्जुनकोंड अभिलेख है दोस्तों, इसमें 4 बौद्ध संप्रदायों की चर्चा मिलती है। नागार्जुनकोंड यहाँ से कितने बौद्ध संप्रदायों की चर्चा मिलती है? 4 बौद्ध संप्रदायों की चर्चा मिलती है। कौन कौन से? एक है दोस्तों महाविहारवासी, महाविहारवासी एक है दोस्तों, यहाँ से 4 मिले हैं। एक तो महाविहारवासी, एक मिला दोस्तों मही शासक, एक मिला दोस्तों बहुश्रुतीय, और एक लास्ट जो मिला है वो है परमहाविन से लिए। तो नागार्जुनकोंड अभिलेख में 4 बौद्ध संप्रदायों की चर्चा मिलती है। एक मिलती है महाविहारवासी, एक महिशासक, एक बहुश्रुतीय, और ये मिली है परमहाविन से लिए। परमहाविन से लिए। इन 4 बौद्ध संप्रदायों की चर्चा है अपन को, और नागार्जुनकोंड अभिलेख से मिलती है।